हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझना आपको। आज हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बच्चों देखो, बोर ने क्या क्या कहा है, तो इसे हम बोर की पोस्टुलेट मानते हैं कि बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट दी है। सबसे पहले बोर ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। तो बोर पोस्टुलेट देखो, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular path called orbit। उसे आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? एनर्जी लेवल्स। तो देखो, ये एटम हो गया मान लो, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सेल है। बोर ने इसे एन से रिप्रेजेंट किया था, n इज इक्वल 1 2 3 4, है ना। और इनकी नेमिंग क्या है सेल की बेटा? तो इसे हम नेम देते हैं K L M N, ठीक है। तो ये देखो, K सेल, L M और ये N, यानी कि यहाँ पर N की वैल्यू 1 है, यहाँ पर N की वैल्यू 2 है, यहाँ पर N की वैल्यू 3 है और यहाँ पर N की वैल्यू 4 है। तो बोर ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखो, सेकंड बात बोर ने क्या कही है, और इस पोस्टुलेट से ही आप ऑर्बिट की रेडियाई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, बोर ने ये कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर की ओर, यानी कि न्यूक्लियस की ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो देखो, अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर, एक अवे द सेंटर। एक तो सेंटर की ओर, एक सेंटर से दूर। एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो बच्चों, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो दोबारा से एटम बनाते हैं। देखो, ये एटम हो गया और ये एटम का न्यूक्लियस। बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। अब एक फोर्स तो लगेगा इसके अंदर की ओर, देखो ध्यान देना। एक फोर्स तो लगेगा अंदर की ओर, एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर। बेटा, जो अंदर की ओर फोर्स लगता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की ओर लगता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पोस्टुलेट आपको ध्यान से समझनी है। अब बेटा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वैसे आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस, यानी कि चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ध्यान दे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि नहीं होता, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। बेटा ये जो है ना न्यूक्लियस, इसको मैं मान लेता हूँ Q1 और इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ मैं Q2। अब Q1 क्या है, Q1 क्या है, सभी बच्चे ध्यान दें, Q1 क्या है, न्यूक्लियस पर चार्ज। बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। हाँ ऑपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा, कितने हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैं न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन मान रहा हूं। कितने प्रोटॉन मान रहा हूं, जेड। और बेटा प्रोटॉनों के नंबर को आप जानते हो, जेड ही कहते हैं। बेटा एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है तो जेड प्रोटॉन पर कितना हो गया, जेड ई। ई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बेटा ई, और आप जानते हो जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो इसमें प्रोटॉन जेड है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है तो जेड प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो गया बेटा, जेड ई। समझ गए सारे। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा ये क्या बन गया है, के Q1 की जगह जेड ई, Q2 की जगह ई, यानी कि अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि बन गया है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गया है। समझे कि नहीं समझे। देखो न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है तो जेड ई, Q1 ये हो गया, Q2 ई हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो ई चार्ज ही है। तो ये हो गया है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल, बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ रखा होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये है बोर की दूसरी पोस्टुलेट। बोर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है ना बेटा, तो उसके अंदर की ओर तो लगता है इतना फोर्स और बाहर की ओर लगता है इतना फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए इन दोनों को मैंने, क्योंकि बेटा ये इक्वल है तभी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज तो अगर कोई भी फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये दूसरी पोस्टुलेट। तीसरी पोस्टुलेट देखो, तो बेटा बोर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रोटेट नहीं करता है ऐसे हर किसी में रोटेट करने लग जाए, रिवॉल्व करने लग जाए ना। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर हो, इंटीजर मल्टीपल हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h/2π। अब बेटा देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बेटा ध्यान दो, मोमेंटम होता है बेटा mv, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम का मोमेंटम। देखो ध्यान दो ये आपका ध्यान देना, ये आपका एटम है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बच्चों इसकी डायरेक्शन ये ऊपर वाली हो गई ना। अगर मान लो ये फोर्स नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा,
इस साइड ही तो फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आप किसी भी मान लो पत्थर को रस्सी से घुमाते हो, अगर वो रस्सी टूट जाती है तो वो ऐसे घूमता हुआ थोड़ी जाएगा बेटा, वो तो जैसे घूम रहा है वैसे सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो इसका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का मतलब मोमेंटम का मोमेंटम, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इनटू उसके पाथ की रेडियाई। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम और ये रेडियाई, यानी कि ये हो जाएगा बेटा पी आर साइन थीटा, और बेटा साइन थीटा यानी कि साइन थीटा ये 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो बोर ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 4। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू 1, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू 2, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू 3, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू 4। तो ये बच्चों थर्ड पोस्टुलेट होगी। केवल आपको ये याद रखना है, इतना ही, यहीं से हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो ये आपको याद रखना है और एक बेटा ये याद रखना है, यहीं से हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान दें। अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी एमिट करता है, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, मान लो अगर आपको कोई पकड़ के ऊपर फेंके हायर एनर्जी लेवल में, तो बताओ उस जो फेंकने वाला है उसे एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी। सपोज करो आपको कोई पकड़ के ऊपर फेंके तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप में वजन है भाई, अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो वजन तो होगा ही। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो भाई किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सीधा हो जाओ अपने आप नीचे आओगे। समझे कि नहीं समझे। तो ये कहा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when electron jump from low energy level to high energy level while energy emitted when electron comes from high energy level to lower एनर्जी लेवल। समझे कि नहीं समझे, कि अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी चाहिए कि भाई, सिंपल सी बात, ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी निकल जाएगी। अब इसका मतलब समझिए आप सभी बच्चे, ध्यान से समझना है। जैसे देखो न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, ये ध्यान दो, आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे। न्यूक्लियस के पास वाली सेल की एनर्जी सबसे कम है ना, उसके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी, इन्हें ही हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। समझ गए क्या। तो देखो, तो ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये मान लो थर्ड सेल है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और ऐसे 4 5 6 7 कितने मान सकते हो बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ध्यान दे, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर ऊपर जाना है, हायर एनर्जी लेवल में जाना है, तो बेटा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए ना, तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
समझ गए? अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको नीचे आना है। अब नीचे आना है तो यहाँ पर तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो नीचे आएगा, इसका मतलब एनर्जी इसे निकालनी पड़ेगी बाहर, इसे एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो अब ये एनर्जी क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो एनर्जी का एमिशन होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा? डेल्टा E इज इक्वल E2 माइनस E1। E2 है फाइनल एनर्जी और ये है इनिशियल, या फिर इनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना एनर्जी का। जैसे यहाँ से, अब एक बात देखो ना बेटा, देखो इसका मतलब समझो। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ आए, बेटा एनर्जी गैप तो यही रहेगा ना, चाहे इलेक्ट्रॉन जाए चाहे इलेक्ट्रॉन आए। अरे मान लो आप 10 मीटर कहीं जाते हो और वापस वहीं से आ जाते हो, तो डिस्टेंस तो वो 10 मीटर ही रही ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ, एनर्जी डिफरेंस तो यही रहेगा ना। तो E2 को हम जो है ना, ये हायर एनर्जी लेवल वाली E2 लेते हैं और लोअर एनर्जी लेवल वाला हम क्या लेते हैं? E1 लेते हैं। तो ये आगे आएगा, इन सभी के डेरिवेशंस आएंगे, तो ये आप ध्यान रखना। या फिर लिख सकती हो कि फाइनल एनर्जी, ये लो फाइनल एनर्जी, और ये क्या है? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अब बोर मॉडल से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले रेडियाई का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई, कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई। देखो, तो बोर ने क्या क्या कहा है बेटा? देखो, फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, अब आप ये जानते नहीं क्या? देखो, फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, बेटा अभी अभी आपने पढ़ी है बोर की पोस्टुलेट, अभी अभी आपने पढ़ी है, क्या थी? MV/R इज इक्वल NH अपॉन 2 पाई, थी कि नहीं थी? तो रेडियाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? NH अपॉन 2 पाई, और MV आ जाए, MR आ जाएगा ना बेटा, क्या आ जाएगा? MR। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम। अब दोबारा फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, एक और पोस्टुलेट थी ना, ध्यान दो सारे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो, बोर पोस्टुलेट क्या थी बेटा? KZE² अपॉन R² इज इक्वल MV² अपॉन R। ये था कि नहीं था? था ना। तो बेटा R से R कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो अब R को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो R इज इक्वल क्या हो गया बेटा? तो KZE² अपॉन MV² हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ध्यान से समझते जाना सभी बच्चे। हाँ, अब बेटा R है, अब V² की वैल्यू रख सकते हो क्या यहाँ पर? इसको स्क्वायर करके लिख दो। ध्यान देना, R इज इक्वल, देखना, KZE² अपॉन M, बेटा V², इसको स्क्वायर करो तो देखो, स्क्वायर करोगे तो N² H² हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? अब देखो बेटा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर हो गया पाई², M का स्क्वायर हो गया M², R का स्क्वायर हो गया R²। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा R से R, ध्यान दे, R से R कट गया,
m से m कट गया बस। अब इस r, ध्यान देना सारे, r इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये r, इसको रख लो, बाकी देखो ये इधर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ये नीचे आ जाएगा k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। हुआ कि नहीं हुआ। अब इनमें से कांस्टेंट को अलग रख लो, तो बेटा r इज इक्वल हो गया है n स्क्वायर और z। ठीक है, अब देखो बाकी ऊपर तो बच गया है h स्क्वायर, नीचे क्या बच गया है k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। ये बेटा ऊपर h है ना, h स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, अरे ये सारे के सारे क्या है, ये देखो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अब इनकी वैल्यू याद रहे तो रख लेना, वरना मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। ध्यान दो बच्चों, h है प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, ठीक है। और ई है ना बेटा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे ना, तो बाई केवल ये याद रखना, अब रिजल्ट याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू पुट करोगे बेटा तो R आपका आएगा 0.529 इंटू, अब देखो n है ना, इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो n वेरिएबल है, z एटॉमिक नंबर भी वेरिएबल है, ठीक है ना, n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, चलो तो ये R की वैल्यू आ गई है, ये लो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आती है ना, ये बच्चों आती है एंगस्ट्रॉम में, इसमें आती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों ये याद रखना, बोर का एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है। बोर का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो, एक निकाल दोगे तो 1 प्लस आएगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दो। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दो, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही प्लस आएगा। तो यह बात याद रखना कि बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर एप्लीकेबल होता है। अब मान लो अगर हम क्वेश्चन करें, है ना, तो फाइंड रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट इन हीलियम प्लस। ये लो बेटा, तो सेकंड ऑर्बिट दे दिया है ना, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 2, और हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है कि नहीं होता, तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, R इज इक्वल 0.529 इंटू एन, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम, ये लो। और रेडियाई पर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ and third
ऑर्बिट ऑफ He प्लस फाइंड आउट रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है बेटा, रेडियाई का रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ। ध्यान दो, तो रेशियो लेना है तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान देना सारे। देखो तो किस किस का रेशियो लेना है बेटा, तो ये रेडियाई है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम की कौन सी ऑर्बिट बेटा, सेकंड ऑर्बिट। तो रेडियाई का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529। सेकंड ऑर्बिट ना, यानी कि एन बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट ही होती है, तो सेकंड ऑर्बिट है यानी कि 2 का स्क्वायर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, जेड की वैल्यू 3 होती है, अपॉन रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है ना। तो देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये लो 0.529, ये एंगस्ट्रॉम है ना, हाँ, इनटू, अब देखो हीलियम की थर्ड ऑर्बिट है बेटा, तो थर्ड ऑर्बिट है तो यानी कि 3 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और ये एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, इससे ये कट गया और ये ऊपर चला गया, तो आपके पास आ गया है बच्चों, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि 2 रेज टू पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 रेज टू पावर 3, यानी कि आपके पास रेशियो आ गया है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है, ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो तो वही बोर की 2 पोस्टुलेट से आएगा सब कुछ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, तो फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, तो बोर पोस्टुलेट से ध्यान दीजिएगा, तो बेटा बोर पोस्टुलेट से MVR इज इक्वल क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब वेलोसिटी निकाल रहे हो तो R निकाल लो यहाँ से, तो बेटा R क्या हो जाएगी, NH अपॉन 2 पाई MV, ये लो R हो गई है। अब दूसरी बोर पोस्टुलेट क्या है, फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, दूसरी पोस्टुलेट है बेटा KZE² अपॉन R² इज इक्वल MV² अपॉन R। ठीक है, तो ध्यान दे, R से R कट गया, कट गया, तो MV² इज इक्वल क्या आ गया, देखो ध्यान देना सबको, तो यहां पर V² इज इक्वल, देखो बेटा ये M नीचे आ जाएगा ना, तो KZE² अपॉन M और ये R आया कि नहीं आया। अब बेटा R की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ रखनी है आपको। तो देखो V² इज इक्वल क्या आ गया, KZE² अपॉन M, R की वैल्यू क्या है बेटा NH, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा 2 पाई MV। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, तो बेटा M से M कट रहा है, V से ये V कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो V इज इक्वल, तो देखो V इज इक्वल सीधा सीधा आ गया है, V इज इक्वल आ गया है KZE² इंटू
के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। अब बेटा जो चेंज हो रहा है उसे एक साथ रख लो और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ रख लो। तो देखो v इज इक्वल जेड अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई देखो के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच। अब आप जानते हो ये सारे के सारे क्या है बेटा कांस्टेंट है। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 2 और पाई 3.14 एच प्लांक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, तो बेटा सबकी वैल्यू पुट करोगे ना तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये लो लास्ट में आपको ये डाटा याद रखना। क्वेश्चन कर लो तो देख लो क्वेश्चन फाइंड रेशियो of velocity of electron in second orbit of hydrogen and third orbit of helium। ये लो वेलोसिटी का रेशियो लेना है बेटा, तो सेम टू सेम वैसे के वैसे करना है। एक बार आपको ध्यान से समझना है। देखो तो वेलोसिटी तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये लो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इक्वल लगा रहा हूँ मैं, तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या होगी 2.18 इंटू 10⁻⁶, ध्यान से समझना, इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड। बेटा हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1 और ऑर्बिट कौन सी है सेकंड, ठीक है, और मीटर पर सेकंड अपॉन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ हीलियम तो वही 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू बेटा हीलियम के लिए जेड क्या होता है 2 और एन कितना है बेटा थर्ड ऑर्बिट है ना मीटर पर सेकंड। ये लो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, इससे ये कट गया, तो बेटा 3/4 आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा ना और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, यानी कि 3:4 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit of hydrogen if its radii is 18 या मान लो 17.5, इतने, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये मान लो 9 एंगस्ट्रॉम। ये लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे। देखो देखिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो बेटा वेलोसिटी के लिए हाइड्रोजन दे दिया ना, तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए एन की वैल्यू, तो वो हम इस रेडियाई से, इस ये जो रेडियाई दे रखी है ना, इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा रेडियाई
कितनी दे रखी है, पहले तो बताओ रेडियाई होती क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोम। बेटा रेडियाई कितनी दे रखी है, 9 एंगस्ट्रोम दे रखी है, इज इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रोम। और बेटा हाइड्रोजन है ना, तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, तो एंगस्ट्रोम से देखो, एंगस्ट्रोम से एंगस्ट्रोम कट गया। अब देखो एन स्क्वायर इज इक्वल हो गया 9/0.529। तो बेटा ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा ना, देखो एन की वैल्यू तो इंटीजर में आनी है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन ले लेना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये 0.5 से ज्यादा है ना थोड़ा, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया है 16। तो एन ये 16 आ गया है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, √16, यानी कि एन की वैल्यू 4 आ गई है। अब एन की वैल्यू 4 आ गई है, तो अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू कितनी आई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, तो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हैं 1/2 mv²। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये होती है के ZE²/R। तो यहाँ पर हम साइन लेते हैं माइनस, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पोटेंशियल एनर्जी में इस आर का ही डिफरेंस होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हम साथ में साइन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है। तो इसमें देखो 2-3 फॉर्मूले आएंगे, तो वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप जानते हो फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, ध्यान दें, फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट। तो बेटा बोर पोस्टुलेट ये नहीं थी क्या, mv²/r इज इक्वल KZE²/r²। तो ये बोर पोस्टुलेट थी कि नहीं थी, थी ना। तो बेटा r से r कट गया, तो यानी कि आपके पास बन गया mv² इज इक्वल KZE²/r। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो देखना तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल 1/2 KZE²/r। तो बेटा 1/2 mv² को आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या हो गया है बेटा, KZE²/r को आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो कि नहीं बोलते। अब देखो इसको ही देख लो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि KZE²/r इज इक्वल, ये माइनस का हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई बात तो एक ही है ना, तो आप KZE²/r की जगह माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हो ना, तो -1/2 पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे, देखो यहां से निकाल दिया है मैंने, तो देखना ये लो, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आप बताओ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हो -1/2 पोटेंशियल एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये तो हाफ की पोटेंशियल एनर्जी है और ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस हाफ और ये 1, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल हो गया है माइनस तो रहेगा नहीं बेटा, तो 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। ये लो, समझे कि नहीं समझे? तो ये टोटल एनर्जी हो गई है, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे देखो, अब टोटल एनर्जी यहां से हम इन कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एनर्जी तो 1/2 और बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस kz² है ना। अरे कहने का मतलब टोटल एनर्जी को ये लिख दो आप, -1/2 kz²। बेटा R क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल -1/2 kz²। की जगह आपके पास आया था ना 0.529 इंटू n²/z। अरे वही है R, पूरा निकाल के करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कितना सारा टाइम लगेगा, मैं यहां से डायरेक्ट बता रहा हूं। तो बेटा ये z ऊपर चला जाएगा, z ऊपर चला जाएगा ना, तो -1/2 z ऊपर चला गया, एक z और एक z, ये हो गया बेटा z², ये क्या हो गया n², ठीक है। और क्या हो गया ke²/0.529। तो देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट, देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये -1/2 कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी आती है -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, ये याद रखनी है बस आपको, है ना। लास्ट वाला ये याद रखो बस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन आपको अगर जूल में पूछ ले बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर किलो जूल में पूछ ले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे। अगर जूल और कैलोरी में पूछ ले तो 1 कैलोरी बराबर 4.18। समझे कि नहीं समझे? तो बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ गए। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन करना हो, कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium and सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ध्यान से समझना है। तो रेशियो ले लेते हैं एनर्जी का। तो पहले कौन है, लिथियम है ना। तो बेटा लिथियम की एनर्जी देख लो, ये इक्वल में यहां पर लगा रहा हूं क्योंकि नीचे कुछ और लिखूंगा। तो लिथियम की एनर्जी क्या है, तो -13.6 इंटू z²/n² है। ध्यान रखना क्या है बेटा, z²/n², क्योंकि ये z ऊपर चला गया था ना। तो देखो, तो लिथियम के लिए बेटा z की वैल्यू होती है 3 थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखो बेटा कट जाएगा ना, और सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन देखना, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है एनर्जी, 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अपॉन n², हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिट है, सेकंड है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, ये पूरा कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी पूरा ही कट गया ना, तो 1 है, यानी कि कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो 4/1 कर लो इसे, तो ये 4 रेशियो
1, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए और आप पढ़ते रहिए।